Hello बच्चों, let's see this question and here this question say the ship industry of England was also responsible for the deforestation in India. Give वन रीज़न। देखो क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा वर्ड्स में बोल रहा है कि कॉलोनियल पीरियड में जो डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी इंडिया में लगातार बढ़ रही थी उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, इंग्लैंड की शिप इंडस्ट्री थी। ये आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई ठहराना है और एक वन रीज़न जो है इसके बिहाफ में देना है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछ लेता है और बहुत ही सिंपल लेवल का है। तो देखते हैं आंसर। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी द ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। क्या होता है, देखो 19th सेंचुरी में इट्स मीन 1800 का जब स्टार्टिंग होता है 1800 का, तो उस टाइम पे इंग्लैंड से जो ओक ट्री के फॉरेस्ट होते हैं ना वो लगातार गायब होने लग जाते हैं, डिसअपियर होने लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉरेस्ट क्यों गायब हो रहे थे, तो देखो इंग्लैंड में ना 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में या 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। अब नई नई इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं तो जो वहाँ के लोग थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट कर गए थे कहाँ पे, इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, तो अब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगातार बढ़ती जा रही थी और इंडस्ट्रीज़ कैसे बढ़ेंगी, ज़मीन तो चाहिए होगी ना, तो फॉरेस्ट को लगातार काटा जा रहा था। इसलिए 19th सेंचुरी तक आते आते क्या होता है, इंग्लैंड से ओक के फॉरेस्ट बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अब ओक के फॉरेस्ट इंग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्यों ज़रूरी थे, वो इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि ब्रिटेन की जो सुप्रीम नेवल पावर थी, नेवल पावर मतलब जो वहाँ की नेवी थी, वाटर आर्मी जिसको बोलते हो आप, जल सेना जिसको आप बोलते हो, तो ये जो नेवल पावर थी ये यूरोप में सबसे ज़्यादा पावरफुल किसकी थी, ब्रिटेन की थी। अब ब्रिटेन की नेवल पावर को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, बड़े बड़े जहाज़ चाहिए, और बड़े बड़े जहाज़ कैसे बनते थे, लकड़ी से बना करते थे। अब लकड़ी जो है वो कौन सी होती थी, टिम्बर होती थी, जो कि ओक के फॉरेस्ट से आती थी, और ओक के फॉरेस्ट लगातार गायब हो रहे हैं। तो अब इंग्लैंड के आगे बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे वो टिम्बर अरेंज कर सके ताकि अपनी नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगातार बड़े बड़े जहाज वो बना सके और रॉयल नेवी को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो बाय द 1820s सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। तो ब्रिटेन के लोग क्या करते हैं, ये अपना एक ग्रुप बनाते हैं और 1820 के डिके में उस ग्रुप को कहाँ रवाना कर देते हैं, इंडिया में रवाना कर देते हैं कि जाओ इंडिया जाके देखो वहाँ के कौन कौन से फॉरेस्ट रिसोर्सेज हम अपने काम में ला सकते हैं जहाज बनाने के। ठीक है, विद इन अ डिके, एक ही अगले दशक में ही ट्रीज वर बीइंग फेल्ड ऑन अ मैसिव लेवल and timber were being exported from India to provide support to ship industry of England। क्या होता है, अगले ही 10 सालों में, अगले ही 1 डिके में लगातार इंडिया के जो ट्रीज़ होते हैं, इंडिया के जो फॉरेस्ट होते हैं, उनको एक्सटेंसिवली मैसिव तरीके से काटा जाता है ताकि वहाँ से टिम्बर जो है वो ऑब्टेन किया जा सके, और वो टिम्बर फिर आगे जाके क्या करता था, शिप इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करता था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने एक अच्छा सा रीज़न दे दिया कि क्योंकि इंग्लैंड में ओक के फॉरेस्ट की कमी पड़ गई थी, टिम्बर की कमी पड़ गई थी, इसीलिए इंडिया में ब्रिटेन के लोग आए और इंडिया में डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी को बढ़ावा दिया ताकि अपनी शिप इंडस्ट्री को वो लोग सपोर्ट कर सके। तो हर तरीके से हम देखें तो कॉलोनियल रूल ने इंडिया को खोखला ही किया है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए हमारा इस्तेमाल किया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।